ये सभी विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। आज के YouTube चैनल में मैं आपके लिए जो नया एक टॉपिक लेके आया हूँ वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जैसे ही एक शब्द आता है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक एक्ट बना जिसमें बताया गया है कि इनकम में 5 हेड होते हैं। तो हेड ऑफ इनकम 5 हेड्स होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम एक हेड में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इनकम ऑफ हेड 5 ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा बिजनेस और प्रोफेशंस, चौथा होता है कैपिटल गेन। और आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, अगर इन 4 हेड में जो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है वो 5वें हेड में टैक्सेबल होती है। और 5वें हेड का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय। पहले कहा जाता था कि अगर आप कुछ रिश्वत लेते हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो उसको अन्याय बोला जाता था, लेकिन आज इनकम टैक्स एक्ट में उसको बोला जाता है अन्य आय, अन्य साधनों से आय। तो आज हम देखने वाले हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आप जानते हैं कि नॉर्मली पूरी जो इनकम्स होती हैं, आप इनकम कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में अलग अलग सोर्स होते हैं। एक हाउस अगर है, एक से ज़्यादा हाउस हैं तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी की कहलाएगी, लेकिन सोर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। वैसे ही आपका बिजनेस की इनकम है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आप जब टैक्सेबल इनकम निकालते हैं तो एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं। हो सकता है आपका सीमेंट का बिजनेस, हो सकता है केमिकल का बिजनेस, हो सकता है क्लॉथ मर्चेंट भी आप हैं, तो एक साथ में 2-3 बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन जो इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल इनकम होगी वो बिजनेस में होगी। इस हिसाब से आपको डिफ्रेंशिएट करना आना ज़रूरी है कि हेड ऑफ इनकम सिर्फ 5 होते हैं और हर हेड के अंदर कई सोर्सेस हो सकते हैं इनकम को अर्न करने के। तो टुडे टॉकिंग अबाउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो पिछले 4 हेड में जो इनकम नहीं आती है, जो बची हुई इनकम को हम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते हैं। तो इस अदर सोर्सेज में जो इनकम आती है, टाइप्स ऑफ इनकम, अन्य साधनों से आय के क्या क्या प्रकार होंगे, वो कौन सी आय हैं जो इसमें टैक्सेबल होंगी, और एक लिमिट तक हो सकता है कुछ इनकम टैक्स फ्री हो। तो इनको हम एक एक तरह से देखते हैं। इसमें ऑलमोस्ट डिविडेंड और इंटरेस्ट से रिलेटेड इनकम्स आती है। तो अलग अलग प्रकार के डिविडेंड्स और इंटरेस्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो पहला होता है डिविडेंड ऑन शेयर्स। जो शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाता है तो 2 तरह की कंपनीज होती हैं, एक इंडियन कंपनीज और एक फॉरेन कंपनीज। अगर इंडियन कंपनी से शेयर्स पर कोई डिविडेंड हमें प्राप्त होता है तो वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन एक इसमें कंडीशंस होती है। अगर ये डिविडेंड 10 लाख रुपए तक है तब वो टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड मिल रहा है वो 10 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो जो भी एक्स्ट्रा है, सरप्लस है, वो डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर फॉरेन कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई डिविडेंड आपको मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, पूरी तरह से उसको टैक्सेबल करना है। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम यूनिट्स। तो यहाँ पर 2 तरह की यूनिट्स होती हैं। एक होता है अदर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और अदर म्यूचुअल फंड्स की जो यूनिट्स होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या होती हैं, टैक्स फ्री होती हैं। तीसरा होता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कुछ सर्टेन सिक्योरिटीज हैं जिनके इंटरेस्ट क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं और एक लिमिट तक टैक्स फ्री होते हैं। कभी कभी TDS काट के, टैक्स काट के आपको ऐसा इंटरेस्ट पे किया जाता है तो आपको उसको ग्रॉस अप भी करना होता है। तो इसमें 4 तरह के पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला होता है टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, इसको इनकम में इंक्लूड नहीं करना है। पहला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है और टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उसको इनकम में शामिल नहीं करना है। दूसरा होता है एक कॉमर्शियल या सेमी गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्रतिभूतियाँ होती हैं, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आपने किया है और उसका जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो ग्रॉस अप करके आपको शामिल करना होगा। तीसरा होता है टैक्सेबल कॉमर्शियल सिक्योरिटीज़। तो इसको आपको 10% इसमें टैक्स लगाया जाता है तो उसको ग्रॉस अप करना है 100/90 से। टैक्सेबल नॉर्मल कॉमर्शियल, यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन करके आएगा उसको आपको शामिल करना है। यदि कोई डिवेंचर्स, किसी कंपनी के डिवेंचर्स होते हैं, कुछ लिस्टेड डिवेंचर्स होते हैं और अनलिस्टेड होते हैं,
तो दोनों प्रकार के अगर डिवेंचर्स में कोई इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंटरेस्ट में आपको याद रखना है कि अगर ये इंटरेस्ट 5,000 रुपये से ज़्यादा प्राप्त होता है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, तो इसको ग्रॉसअप किया जाएगा 100/90 से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगला होता है बैंक इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट होते हैं जो बैंक से रिलेटेड होते हैं, जैसे एफडी पर इंटरेस्ट। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करके रखा हुआ है बैंक अकाउंट में तो उसमें जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं का बैंक इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है 10,000 रुपये तक अगर है तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन 10,000 से ज़्यादा है तो ऐसी अमाउंट को इनकम में शामिल कर लिया जाएगा। और सेविंग अकाउंट पर अगर जो इंटरेस्ट जो मिलता है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। मतलब यानी का मतलब सेविंग बैंक अकाउंट पर जो भी आपको डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में आपने जमा किया है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, मतलब पूरा टैक्सेबल होता है। यदि बैंक से हमें कुछ नेट अमाउंट मिल रहा है, नेट अमाउंट अगर मिल रहा है तो उसको हमें ग्रॉसअप कब करना है, जब ऐसी इंटरेस्ट की इनकम 10,000 से ज़्यादा हो तो उसको हम 100/90 से ग्रॉसअप करते हैं, सकल बनाते हैं, क्योंकि कुल इनकम को ही अदर सोर्सेज की इनकम में शामिल करना है। अदर इंटरेस्ट, अदर कोई भी इंटरेस्ट अगर मिलता है तो उसको पूरा अगर ग्रॉस दिया है तो पूरा शामिल करना है। इसके अलावा किसी कंपनी में डिपॉजिट्स या फर्म में डिपॉजिट किया है तो उसके इंटरेस्ट को हम नॉर्मली लेते हैं, लेकिन अगर वो अमाउंट नेट दिया हुआ है और उसको अगर हम देखते हैं 5,000 से ज़्यादा में अगर डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसको ग्रॉसअप करना है 100/90 से। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर कि 4 पॉइंट्स अभी देखे हमने। पहला डिविडेंड ऑन शेयर्स, दूसरा इनकम फ्रॉम यूनिट्स, तीसरा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, चौथा बैंक इंटरेस्ट और पांचवा होता है अदर इंटरेस्ट। इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स। पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग अकाउंट्स खुलवाते हैं, तो अगर पोस्ट ऑफिस में कोई आपने सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाया, इंडिविजुअल एक व्यक्ति ने अपने नाम से अकाउंट खुलवाया है, तो अगर आपको एनुअली 3,500 रुपये तक इंटरेस्ट मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट होगा, उससे ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपने एक से ज़्यादा व्यक्ति ने मिलकर जॉइंट अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवाया है तो उसमें साल भर जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पर 7,000 रुपये तक एग्जम्प्ट होगा, टैक्स फ्री होगा, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में आपने रिकरिंग डिपॉजिट कराया हुआ है, एफडी कराया हुआ है, तो इसका इंटरेस्ट पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त होता है। इसी प्रकार से अगली इनकम होती है, 7 नंबर पॉइंट है लॉटरी, हॉर्स रेस। इसी प्रकार से कार्ड गेम या टीवी में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं उससे जो भी इनकम जनरेट होती है वो अदर सोर्सेज की इनकम होगी। इस प्रकार से जो भी आपने लॉटरी या हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट किया है तो जो इनाम जीती हुई है पूरी टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर ये इनकम आपको नेट मिल रही है, नेट का मतलब है इसमें से टीडीएस या टैक्स काट के दिया गया है। जैसे केबीसी की बात करें हम, कौन बनेगा करोड़पति में, जो भी आप इनकम जीतते हैं उसमें से 30% टैक्स काटने के बाद आपको पेमेंट किया जाता है। इसी प्रकार से आप कार्ड गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, जुआ क्रिकेट के सट्टे लगाए जाते हैं, तो उसमें भी जो इनकम हो रही है वो पूरी तरह से टैक्सेबल हो जाएगी। क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम वगैरह आप खेल रहे हैं, टीवी में कुछ शोज आते हैं, उनको अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो भी कहीं ना कहीं 30% टैक्स या जो ग्रॉस मिल रहा है पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज की इनकम में। एक होता है सब लेट आउट हाउस, इनकम फ्रॉम सब लेट आउट हाउस। एक किराएदार ने अगर फिर से उस मकान को किराए पर दे दिया है तो इस प्रकार की इनकम भी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। इस सब टेनेंट की जो इनकम होती है उसमें से कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद बची हुई इनकम को यहाँ पर टैक्सेबल किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो सब टेनेंट के द्वारा जो इनकम होती है वो अदर सोर्सेज की इनकम होगी। फैमिली पेंशन, यदि कोई एम्प्लॉइज़ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या प्राइवेट एम्प्लॉई हो, उसको जो भी पेंशन दी जाती है उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, जो डिपेंडेंट होते हैं, जो पेंशन मिलती है उसका 1/3 या फिर मैक्सिमम जो लिमिट है 15,000, जो दोनों में से कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा। अगला पॉइंट होता है नॉर्मली गिफ्ट मोर देन 50,000। कभी क्या होता है, कुछ ओकेशंस होते हैं, त्यौहार होते हैं, बर्थडे होते हैं, मैरिजेस होती हैं, तो कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं। ऐसे गिफ्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार 50,000 रुपये से ज़्यादा के अगर गिफ्ट दिए जा रहे हैं तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हुए इनको टैक्सेबल करना होगा। पहला, अगर कोई करीबी रिश्तेदार, निकट के रिश्तेदारों ने अगर आपको कोई गिफ्ट दिया है तो इस प्रकार का गिफ्ट टैक्स फ्री होता है।
दूसरा, विवाह के अवसर पर आपके रिश्तेदारों ने, मित्रों ने या अन्य व्यक्तियों ने कोई गिफ्ट दिया तो पूरी तरह से वो कर मुक्त होगा। लेकिन इसके अलावा अगर अन्य व्यक्तियों के द्वारा किसी और अवसर पर 50,000 रुपये से ज़्यादा का गिफ्ट अगर किसी टैक्सेबल या टैक्स असेसी को दिया हुआ है तो 50,000 से ऊपर का अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो पूरा का पूरा अमाउंट, जैसे 50,000 का गिफ्ट एक्सेंट होता है, लेकिन अगर 60,000 का गिफ्ट आपको मिलता है पूरा का पूरा 60,000 रुपये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से गिफ्ट आपको मिल रहा है। अलावा सैलरी ऑफ MPs एंड MLA, जो हमारे संसद या विधानसभा इस सब में जो भी MLA MPs होते हैं, इनकी सैलरी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि जो सरकार और इन MLA MPs के बीच में एक जो रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का, वो नहीं होता है, इसलिए इनकी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल की जाती है। सैलरी ऑफ MPs एंड MLAs, इनके जो डेली बेसिस पे अलाउंसेस दिए जाते हैं वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो गए। इसके अलावा दूसरे अलाउंसेस हैं वो टैक्सेबल हो जाते हैं। इसी प्रकार से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उस पर जो अर्न हो रहा है इंटरेस्ट, वो क्या होगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट्स को परचेज करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और इस पर जो भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है तो इसकी आपको डिडक्शन टोटल इनकम से 80C में आपको इसकी डिडक्शन भी मिल जाती है। इनकम ऑफ क्रिकेटर्स, हमारे भारतीय खिलाड़ी जो टेस्ट मैच और वनडे मैचेस या 2020 भी खेल रहे होते हैं, तो हमारी भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट सरकार के द्वारा या क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, ICC के द्वारा कुछ खिलाड़ियों को चुना जाता है जो भारत की तरफ से भारत देश को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट की फील्ड में। तो ऐसे क्रिकेटर्स को, ऐसे क्रिकेट खिलाड़ियों को अगर वो भारत के अंदर टेस्ट मैच खेलते हैं तो 25% जो भी उनको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जो भी राशि प्राप्त होती है, अमाउंट प्राप्त होती है, उसका 25% अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करना है और 75% को एक्सपेंसेस मान करके यहाँ पर डिडक्शन दे दी जाती है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट मैच के अलावा दूसरे कैटेगरीज के मैचेस अगर भारत के अंदर खेलते हैं तो इसका पूरा का पूरा 100% एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, पूरा एक्सपेंसेस मान लिया जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है अगर भारत के बाहर आप किसी भी प्रकार के मैचेस खेलते हैं, जब 50% जो भी आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मिलता है 50% अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, 50% एक्सपेंसेस की तरह मान लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा हमारे भारतीय खिलाड़ियों को जो भी इनकम्स होती है उसका रूल्स होता है। अगला होता है अदर इनकम्स। अगर अदर इनकम की बात करें हम तो अदर इनकम में बहुत सारी ऐसी इनकम आ जाती हैं। आपके पास कोई मशीन है, फर्नीचर है या ट्रैक्टर है, उसको किराए पर देने से जो आपको प्राप्त हो रही है इनकम, वो अदर सोर्सेज की इनकम होती है। रॉयल्टी में से कुछ एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद अगर कोई रॉयल्टी आपको मिल रही है, अदर सोर्सेज इनकम होती है। आप कहीं एग्जाम में ड्यूटी करने जाते हैं एज ए इन्विजिलेटर्स, पर्यवेक्षक, तो वो अदर सोर्सेज की इनकम्स होती है। इसी प्रकार से फॉरेन एग्रीकल्चर, अगर भूमि से आपको कुछ इनकम मिल रही है वो अदर सोर्सेज की इनकम होती है। इसी प्रकार से आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो उसका भी जो बीमा और कमीशन मिल रहा है वो अदर सोर्सेज की इनकम होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके पास खाली मैदान पड़ा है, हाट बाजार के लिए आपने किराए पर दे दिया, अदर सोर्सेज की इनकम होगी। आप अभी वैल्यूएशन के लिए जा रहे हैं तो वो आपको जो भी अमाउंट मिलता है यूनिवर्सिटी से वो भी अदर सोर्सेज की इनकम होगी। इस प्रकार से बहुत सारी इनकम होती हैं जो आपको टैक्सेबल करना है अदर सोर्सेज के अंदर। एक होती है मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, जो भी चल और चल संपत्तियाँ हैं, अगर उनको आप ट्रांसफ़र करते हैं, बेचते हैं इनसफिशिएंट इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस, कहने का मतलब वो संपत्ति की जो मूल्य है और स्टाम्प ड्यूटी में उसका जो बाज़ार वैल्यू है उसको अगर कंपेयर करते हैं और वो वैल्यू अगर कम होती है और ऐसी वैल्यू अगर 50,000 से कम है तब तो टैक्स फ्री होगी, लेकिन अगर ऐसा डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा होता है ऐसे स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से तो वो इनकम जो भी होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी अदर सोर्सेज के अंदर। इस प्रकार से हमने बहुत सारी इनकम्स देखी जिनको अदर सोर्सेज में हम टैक्सेबल कर सकते हैं। तो अभी तक अगर पहली बार आप चैनल देख रहे हैं तो मैं चारों हेड की इनकम्स के वीडियो डाल चुका हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और ये पांचवा लास्ट हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भी इसका फ़ायदा दें। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।